दोस्तों नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री अपने दौरे अमेरिका के दौरे से वापस आ गए। क्या पाया, क्या खोया, इसका एनालिसिस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया में अपनी कार्रवाइयों से, अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तहलका मचा रखा है, तो ये जानना जरूरी है कि भारत के साथ उन्होंने क्या किया, या जिस तरह से वार्ताएं होनी चाहिए थी उनका आधार क्या था, और जो हम चाहते हैं वैसा हुआ, या अमेरिका ने अपनी शर्तों को थोपने का प्रयास किया। ये सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अमेरिका की तरफ से अभी तक ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। और जिस तरह से मीटिंग से पहले ट्रंप साहब ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था, उससे तो साफ था कि मीटिंग में अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो हमें कहना था वो हमने लिख के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के रूप में आपके सामने रख दिया है, और वो ऑर्डर पूरी दुनिया के लिए है। और भारत के लिए खासकर उसमें एक पैराग्राफ दिया है, और उसका इम्प्लीकेशन क्या है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में भारत सरकार की तरफ से जो भी कहा गया है हम उसकी चर्चा करते हैं, और फिर ये देखेंगे कि इसमें भारत का कितना फायदा या कितना नुकसान है, और आने वाले दिनों में अमेरिका और भारत के बीच में जो वार्तालाप होगा उसकी दिशा क्या होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो है, क्योंकि काफी लंबा स्टेटमेंट भारत सरकार ने जारी किया है। हम हर पहलू पे चर्चा करेंगे, और ये स्टेटमेंट आपके सामने मैं रख रहा हूं, क्योंकि आपको पता है बगैर तथ्यों के हम लोग बात नहीं करते हैं, और डिटेल में जब तक हम नहीं समझेंगे तो हर तरह की बातें अखबारों में, सोशल मीडिया पे फैलती रहती हैं, और बहुत कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने बगैर जॉइंट स्टेटमेंट आए एनालिसिस शुरू कर दिया था कि इसमें कितना बड़ा अचीवमेंट हो गया है। अब जरा उनको कहा जाता है ना, जैसे रीड बिटवीन द लाइंस, अब वो क्या है आज हम उसका एनालिसिस करेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर वीडियो लंबा हो तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, और अगर टाइम नहीं है तो दोबारा आके जहां तक आपने देखा है आगे भी देखिएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और पिछले जितने वीडियोस एक हफ्ते में जब से प्रधानमंत्री साहब फ्रांस गए हैं, अमेरिका गए हैं, डिटेल्ड एनालिसिस विद डेटा मैंने आपके सामने रखा है। आप उन सबको देख सकते हैं। अगर आप सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि आने वाले दिनों में किस तरह से आर्थिक चुनौतियां भारत के सामने आएंगी। ये क्रम जारी रहेगा। आपके अगर कोई और भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। तो आज की चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, इंडिया यूएस ज्वाइंट स्टेटमेंट ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू यूएस, ये ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है उसमें क्या कहा गया है ये मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों डेमोक्रेसी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। वैल्यू फ्रीडम, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स, प्लूरलिज्म, ये सब बातें किसी भी डेमोक्रेसी में रहती हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इंडो यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आपको ऐसी बहुत सारी टर्म इस स्टेटमेंट में मिलेंगी, इस तरह के जार्गन्स मिलेंगे, लेकिन उनका एक्चुअल भारत की, जिसको हम कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया या विकसित भारत में उसका क्या योगदान रहेगा, हम उस नजरिए से इस पूरे एनालिसिस को देखेंगे, और ये देखेंगे कि भारत की इकोनॉमी को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, अमेरिकन इकोनॉमी को क्या बेनिफिट मिलने वाला है। वो मैंने पहले भी एनालाइज किया, आज भी करूंगा, आने वाले दिनों में भी करूंगा। भारत को क्या फायदा होने वाला है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव लिया गया है दोनों की तरफ से वो है यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट, मींस कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर द 21st सेंचुरी। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि जब हम इन चीजों की बात कर रहे हैं कि भाई ये एक्सेलरेटेड ग्रोथ है जो भी है, अब इसका अगर हम आधार देखें तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी का मतलब अमेरिका और इंडिया की पार्टनरशिप। अब मिलिट्री टेक्नोलॉजी में आज तक अमेरिका ने कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमारे साथ नहीं किया है। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हम अमेरिका के हथियार खरीदें, उसके बाद लगातार जब तक वो 20, 30, 40 साल तक हथियार रहेंगे, उनके स्पेयर पार्ट्स, उनकी सर्विसेज हमें अमेरिका से खरीदती रहनी पड़ेगी। वो ना तो मेक इन इंडिया में सपोर्ट करते हैं, ना जो वो कमाते हैं उसका हिस्सा भारत में लगाते हैं।
और अगर जॉइंट वेंचर भी करते हैं तो वो जिसे कहते हैं ना कि नॉन सीरियस एरियाज में आपको फैब्रिकेशन का काम दे देंगे, आपको वेल्डिंग का काम दे देंगे, लेकिन आपके साथ स्ट्रैटेजिक एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे। यह अमेरिका का रूल है। इसीलिए इस पार्टनरशिप में किसका फायदा होगा, अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका पे डिपेंडेंट हो। क्या वो इसके लिए वो डिस्काउंट देंगे? मुश्किल है। क्या वो किसी और तरह का कंसेशन देंगे? मुश्किल है। क्योंकि हमने जब अपने तेजस के लिए रॉकेट मतलब हवाई जहाज के इंजन मांगे थे, वो आज तक उन्होंने नहीं दिए। इस बात को भी आपको समझना होगा। तो बहुत कुछ है खेल, लेकिन जब डिप्लोमेसी आती है तो कड़वी बातें भी मीठी गोली की तरह परोसी जाती है। तो ये जो शब्दावली है ये बहुत मीठी लगती है कि देखो कितना अच्छा काम हो रहा है, इसमें धंधा कहाँ है, किसको पैसा मिल रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका की कंपनियों का माल खरीदे और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स भी सारी कंपनियां, चाहे वो आप जितनी भी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां हैं दुनिया की, मैं नाम नहीं लूंगा, वो सब अमेरिकन कंपनीज है। टेक्नोलॉजी सप्लायर सारे अमेरिकन है। तो वो चाहते हैं ना आप इसराइल से लो, ना रशिया से लो, ना आप फ्रांस से लो, आप अमेरिका से लो। और यही उनका कहना है कि देखिए ये जो हम कह रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर चेंज इन की पिलर्स ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन में मतलब आप खरीदार हो, हम सप्लायर, ये हमारा कोऑपरेशन, इसके आगे उम्मीद मत करिए। तो ये बात एक क्लियर हुई। आगे चलते हैं। डिफेंस की जब बात आ रही है, डिफेंस में बहुत क्लियरली कह दिया गया है कि साहब हम 10 साल की पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, मतलब अगले 10 साल तक हम मिलकर काम करेंगे और ये हमारे सामने है। और मिलके जब हम काम करेंगे तो क्या होगा, हम आपको दुनिया भर के हथियार बेचने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से हथियार? उसमें से बहुत सारे तो भारत ऑलरेडी ले ही रहा है। क्या ये सस्ते हैं? नहीं है। महंगे हैं? बहुत महंगे हैं। रशिया की कंपैरेटिव में अगर आप देखें तो ये 2 से 3 गुना महंगे होते हैं। उस स्थिति में क्या होगा, आपको खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि एक पार्टनरशिप की आप बात कर रहे हैं। तो अमेरिका पूर्ण रूप से इस समय बिजनेस में है। उसको भारत का बाजार चाहिए और उनको पता है सबसे बड़ा जो फंड आता है, जहां से पैसा आ सकता है, भारत सरकार का करीब 8-9% जो बजट जाता है इस डिफेंस रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड खर्चों में, उसका ज्यादातर हिस्सा अमेरिका उसकी ऊपर नजर लगाए हुए। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अब यहां पे देखिए, जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, इस वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा। न्यू प्रोक्योरमेंट एंड को प्रोडक्शन अरेंजमेंट। न्यू प्रोक्योरमेंट मतलब आप हमसे और खरीदेंगे, को प्रोडक्शन मतलब जो आप हमसे खरीदेंगे हिंदुस्तान में आप उसको प्रोडक्शन करेंगे। किस चीज का? एक्चुअली असेंबली लाइन। आपको अगर मिसाइल चाहिए, उसका शेल आप बना लीजिए, इंजन हम देंगे। फ्यूल आप ले लीजिए, उसका जो एवियोनिक्स है वो हम देंगे। मतलब जो कमोडिटी या सस्ता काम है, सस्ते में जो आप अपने देश में कर सकते हैं वो कर लीजिए। जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है, ज्यादा मार्जिन है, वो माल आपको अमेरिका से खरीदना होगा। ये है क्रो प्रोडक्शन की डेफिनेशन। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात नहीं हुई है, आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि शब्दों को ध्यान से देखना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि also a completion of procurement of maritime patrol aircrafts to enhance India's maritime surveillance, ये सब होने के बाद भी फॉलोइंग एग्रीमेंट ऑन सेल टर्म्स। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है, माल बेचना है। यहाँ पार्टनरशिप नहीं है, यहाँ कोऑपरेशन नहीं है, यहाँ जॉइंट वेंचर नहीं है, यहाँ सेल टर्म्स है। कितने खरीदेंगे और आपको किस कंडीशंस में दिया जाएगा, इस बात को हमें समझना होगा। दोस्तों आगे चलते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन डिफेंस ट्रेड, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज, मेंटेनेंस, स्पेयर सप्लाईज एंड इन कंट्री रिपेयरिंग ओवरऑल ऑफ यूएस प्रोवाइडेड डिफेंस सिस्टम्स। आपको सिर्फ रिपेयरिंग एंड ओवरऑलिंग के लिए हम आपको यहाँ वर्कशॉप लगानी होगी। उसका खर्चा भारत करेगा, अमेरिका नहीं करेगा। हम आपको जो हथियार देंगे, आप उसकी वर्कशॉप यहाँ लगा लीजिए, तेल पानी आपको जो करना है उसमें वो करिए, स्पेयर पार्ट्स हम भेज देंगे। तो कुल मिला के जैसे एक गैराज होता है, आप एक गैराज खोल सकते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए। इससे ज्यादा हम आपसे उम्मीद नहीं कर रहे। ना आप जॉइंट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ना हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं।
जिस आप टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, दैट इज फॉर मेंटेनेंस एंड स्पेयर सप्लाईज, ना कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग यहां नहीं होगा। ये बात बहुत क्लियर है। आगे चलते हैं। अब टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन की बात आ रही है। Across air, space, missile, maritime technology with the US among the review of policies for फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स। हम आपको F-35 दे देंगे, उसके बाद जो आएगा वो भी दे देंगे, सेल करेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है, आप इसको ध्यान रखिए, कोऑपरेशन है। कोऑपरेशन मतलब हम देंगे आप लेंगे, ये कोऑपरेशन है। हम दें और आप ना लें, या आप चाहते और हम ना दें, ये नॉन कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन का मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा जब भी हम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज की बात करते हैं, क्योंकि कोऑपरेशन का मतलब यह है कि एक को जरूरत है, दूसरा दे रहा है, हम आपसे कोऑपरेट कर रहे हैं। एक को चाहिए और दूसरा कहता है बिल्कुल हमसे भी लो और टेक्नोलॉजी भी ले लो, ऐसा कहीं नहीं। तो इस बात को ध्यान हमें रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात आती है आज की तारीख में जो ऑटोनोमस सिस्टम्स की बात हो रही है, कि हम चाहे वो कारें हों, मिलिट्री इक्विपमेंट्स हों, बाकी चीज़ें हों, एडवांस टेक्नोलॉजीज हों, उस पे हम मिलकर काम करेंगे। और एक महिंद्रा ग्रुप ने साइन किया है, एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने साइन किया है फॉर को डेवलपमेंट एंड एडवांस ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज फॉर को डेवलपमेंट, को प्रोड्यूस। यहाँ पे देखिए प्राइवेट सेक्टर का रोल है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को पता है कि हम सिर्फ यहाँ पे बैठ के वर्कशॉप नहीं खोलने वाले। अगर हम को प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, तब तो आने वाले समय में कंपनियों की वैल्यूएशन बढ़ती है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनके पास आती है। इससे कंपनियां आने वाले दिनों में नए प्रोडक्ट, नए एप्लीकेशन डिजाइन कर सकती हैं। इसीलिए जो समझदार प्राइवेट कंपनियां हैं, वो कोड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आईपीआर इश्यूज पे ज्यादा फोकस करती हैं। जो कंपनियां सिर्फ टर्नओवर के चक्कर में हैं और कमीशन के चक्कर में हैं, वो आपको सेल्स एग्रीमेंट या सर्विस एग्रीमेंट्स तक ही सीमित रह जाती हैं। इस बात को आपको समझना होगा। आगे की बात चलती है कि अब जो कोऑपरेशन है, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको समझना होगा कि अभी तक हम बात करते थे एयर, लैंड एंड सी को लेकर, लेकिन अब स्पेस और साइबर स्पेस, ये दो चीजें अंतरराष्ट्रीय खेलों में जुड़ चुकी हैं, और इस पे हमें ध्यान देना होगा। और ये निश्चित रूप से क्रिटिकल है, और क्योंकि ये ग्लोबल फिनोमेना है, इसलिए आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्पेस डेवलपमेंट, स्पेस टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल एलन मस्क, उसका काम है। जब बात आती है साइबर स्पेस की, तो आपके सामने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है। तो आपको ये दोनों तीनों चीजें देखने को मिलेंगी कि ये इसमें भी अमेरिकन कंपनियों का डोमिनेंस है, जिसके अंदर कोऑपरेशन हमें बढ़ाना है। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिसके लिए अमेरिका हमेशा भारत के साथ दोस्ती चाहता रहा है, वो है ओवरसीज डिप्लॉयमेंट ऑफ यूएस एंड इंडियन मिलिट्री। अफगानिस्तान में फौज भेज दीजिए, जहां पे दुनिया में दंगे हो रहे हैं वहां फौज भेज दीजिए, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि उसके सोल्जर्स खतरे में जाएं, क्योंकि वहां बहुत बड़ा इशू है, बॉडी बैग्स को लेकर बहुत बड़ा इशू हो जाता है। अब सवाल यह है कि कौन अमेरिका की इच्छा को पूरी करेगा। उनको भी एक अच्छी आर्मी चाहिए जिसपे वो भरोसा कर सके। तो इसीलिए वो भारत के साथ इस मुद्दे पर हमेशा कोऑपरेशन चाहते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं ट्रेड की। ट्रेड का जो मुद्दा है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रयास ये किया जा रहा है कि मिशन 500 का मतलब है 2030 तक जो ट्रेड है वो डबल किया जाए, मतलब $500 बिलियन किया जाए। अब ट्रेड जो डेवलप होगा, अब उसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखिए, मोर इनोवेटिव एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस, और इसके साथ साथ फेयरनेस, नेशनल सिक्योरिटी, जॉब क्रिएशन। अब ग्रोथ दैट एंश्योर फेयरनेस, मतलब टैरिफ, आप हमारे पे ज्यादा टैरिफ नहीं लगाएंगे, हम आप पे नहीं लगाएंगे, दोनों मिलकर व्यापार बढ़ाएंगे। अब किस में बढ़ेगा, अब आप सोचिए। हम आज एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं अमेरिका को, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं लो एंड प्रोडक्ट, लेबर ओरिएंटेड प्रोडक्ट, जिसमें मार्जिन कम होता है। चावल भेज दिया, फल फ्रूट भेज दिए, इंडियन फूड्स भेज दिए, टेक्सटाइल भेज दिया, जेनेरिक मेडिसिन भेज दी, जो सब सबसे लो एंड प्रोडक्ट है। वहां से क्या आ रहा है, आईटी की लेबर भेज दी। वहां से क्या आ रहा है, डिफेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, क्रिटिकल प्रोडक्ट है। तो अगर दोनों के बीच में मान लीजिए $250 बिलियन का ट्रेड हो जाता है, तो हम तो कमाएंगे उस 250 में $5 बिलियन।
अमेरिका उसमें कमाएगा $500 बिलियन में प्रॉफिट कमाने की बात कर रहा हूं, मार्जिन्स की बात कर रहा हूं। तो आप लो एंड धंधे में कितना कमाओगे? इसीलिए भारत सरकार को अपने यहाँ पे सोचना होगा कि किस तरह की हम पॉलिसीज लेके आए जिससे वैल्यू एडिशन और इनोवेशन पे ध्यान दे सके। आगे चलते हैं दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये जो आपको समझना है, कॉम्पैक्ट में क्या कहा गया है? The US and India will take an integrated approach to strengthen deeper bilateral ties across the goods and services, will work towards increasing market access, reducing tariff and non-tariff barrier। यही तो ट्रम्प साहब कह रहे हैं। मार्केट एक्सेस किसका? अमेरिकन प्रोडक्ट्स का इंडिया में। क्यों? हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए टैरिफ को लेकर और नॉन टैरिफ को लेकर। वो कहते हैं ये सब हटा दो। आप सिविल न्यूक्लियर डील देखिए, वो कहते हैं लायबिलिटीज हटा दो। मतलब अमेरिकन कंपनीज जो टेक्नोलॉजी करें, भेजें, और कल मान लीजिए उस टेक्नोलॉजी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कंपनी कटघरे में ना आए, इसीलिए लायबिलिटी क्लॉज घटा रहे हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि सप्लायर विल बी लायबल फॉर इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स और फेलियर्स। वो कहते हैं ये हमारी जिम्मेवारी नहीं, हमने तो आपको दे दिया, उसके बाद आपके कंट्री में डिजास्टर हो ना हो, हमें उससे बाहर आप मैनेज करिए। यही एक बोन ऑफ कंटेंशन था कि हम टेक्नोलॉजी तो देंगे लेकिन जिम्मेवारी नहीं लेंगे। ये बात अमेरिकन कंपनीज पहले दिन से कह रही हैं और उस पर दबाव बना रहा है। और डीपनिंग सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, तो कहने का मतलब ये है कि पूरी वार्तालाप में बाद में ही अमेरिका अपना एजेंडा लेके बाद में आया है। अब रही बात इसमें, देखो कहीं पे भी आप एक चीज और देखिए, यहाँ पे इस पूरे खेल के अंदर कहीं पे भी आपने ये नहीं कहा है कि हम वीसा एप्लीकेशन बढ़ाएंगे। कहीं लिखा है? क्योंकि हम क्या भेज रहे हैं? आईटी मैन पावर, उसकी कहीं जिक्र नहीं। तो आप क्या एक्सपोर्ट, अमेरिका का वैसे ही टैरिफ 2, 2.5, 3, 5% है, और कितना कम करवा लो, बदले में आप कौन सा टैरिफ कम करोगे? तो टैरिफ के अंदर तो हमारा बार्गेनिंग वैसे ही नहीं है। नॉन टैरिफ वो हमसे ज्यादा लगाते हैं। मार्केट एक्सेस उनको चाहिए, भारत के पास प्रोडक्ट ही नहीं है इतने कि हम उनको एक्सपोर्ट कर सके जहां पे हाई वैल्यू प्रोडक्ट हो, क्योंकि हम कमोडिटी बेचते हैं, हम सस्ती बेचते हैं, वो खरीद लेते हैं। हम जिस दिन रेट बढ़ा देंगे वो किसी और से ले लेंगे। तो यह प्योर ट्रेडिंग का काम हो रहा है। तो ये बात हमें समझनी होगी। अब दूसरी तरफ आता है अमेरिका का एक और एजेंडा। द यूएस वेलकम इंडिया रीसेंट मेजर्स टू लोअर द टैरिफ ऑन यूएस प्रोडक्ट्स। यही तो चाह रहे हैं वो, और यही मैं आपको पहले दिन से समझा रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टू एनहांस द मार्केट एक्सेस ऑफ यूएस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इसमें मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, और उस डेटा को आप देखिएगा। बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन भारत के लिए खड़ी हो जाएंगी अगर मैं आपको डेटा दिखाऊंगा तो ये जो एमएसपी का इशू है, बाकी इशूज हैं, ये बहुत बड़े चैलेंज बन जाएंगे, इसका ध्यान रखना होगा। आगे हम चलते हैं। अब सवाल इस बात का है कि हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडियन मैंगोज एंड पोमोग्रेनेट, और वो क्या बात कर रहे हैं? मोटरसाइकिल। वो बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, ईवीज, और हम बात कर रहे हैं आम, टमाटर, पोमोग्रेनेट। अब आप लेवल देखिए कि हम किस चीज का मार्केट एक्सेस मांग रहे हैं और वो किस चीज का मांग रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ जो रिसर्च हो रही है उसको मार्केट एक्सेस दीजिए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को ज्यादा एक्सेस दीजिए, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को एक्सेस दीजिए, उसकी बात नहीं हो रही। हम बात कर रहे हैं वही कि भाई टमाटर खरीद लो, सब्जी खरीद लो। हम सब्जी का ठेला लगा के बैठे हैं और वो सुपरमार्केट लेके बैठे हैं। अब वो कहते हैं कि आप हमसे सब्जी ले लो, और वो दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि हमारे पास तो पूरा सुपरमार्केट है, सब कुछ ले लो। ये वाली बात हो रही है। तो आपको समझना होगा कि आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस होंगे। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज, अब बात यह आ रही है कि जो इंडियन कंपनीज टू मेक ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट इन हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज इन ईच अदर्स कंट्री। अब कौन कर रहा है? हिंडाल्को कर रहा है अमेरिका में इन्वेस्टमेंट। कहां पे? अलाबामा एंड केंटकी में। $7.5 बिलियन का। हिंडाल्को ने इंडिया में किया $7.5 बिलियन का? नहीं किया। आप समझिए इस बात को। इंडियन कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन अमेरिका। दूसरी तरफ हम जेएसडब्ल्यू की बात कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं? स्टील मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सास एंड ओहियो। क्या जेएसडब्ल्यू ने इंडिया में नया प्लांट लगाया? नहीं लगाया। इसका मतलब इंडियन कंपनीज भी भारत में लगाने की जगह बाहर लगा रही है। और उससे अमेरिका का क्या कहना है कि इससे करीब 3 लाख
हाई क्वालिटी जॉब क्रिएट होंगे, 3,000 हाई क्वालिटी जॉब क्रिएट होंगे, और डाउन द लाइन जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है वो अलग। तो ये बात वहां आ रही है। तो यहां तक हमें लगा कि एक तरफा डील चल रही है, हम बाजार हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट अमेरिका को चाहिए, हमें उनको कहां सपोर्ट करना है उन्होंने बता दिया। अब हम बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर। अब एनर्जी सिक्योरिटी में क्या कहा गया है? पार्टनरशिप इन ऑयल एंड गैस, न्यूक्लियर डील। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ कह दिया है कि साहब हम दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, और हम चाहते हैं भारत हमसे खरीदे। आप रशिया से मत खरीदो, मिडल ईस्ट से मत खरीदो, कहीं से मत खरीदो, हमसे लो। इसीलिए मुकेश अंबानी साहब को उन्होंने अपने जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, इनॉग्रल एड्रेस था, उसके लिए उन्होंने आमंत्रित किया था, क्योंकि उनको पता है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है वो रिलायंस है। बाकी जो कंपनियां हैं वो रशियन कंपनियां हैं, और बची हुई जो कंपनियां हैं वो पब्लिक सेक्टर यूनिट है। पब्लिक सेक्टर यूनिट में मोदी साहब को जो कहेंगे उनको करना पड़ेगा, क्योंकि सब उनके अधीन है। तो इसीलिए पूरा फोकस इस बात को लेकर है। इसके अलावा जो मैं आपको कह रहा हूं, यहां पे देखिए, टू स्टैब्लिश यूएस एज ए लीडिंग सप्लायर ऑफ क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड एलपीजी टू इंडिया इन लाइन विद ग्रोइंग नीड एंड प्रायोरिटी ऑफ आवर डायनेमिक इकोनॉमी। उनको माल ही बेचना है। क्या वो रशिया से सस्ता देंगे, मिडल ईस्ट से सस्ता देंगे, क्वालिटी क्या होगी, ये तो नेगोशिएशन की बात है। लेकिन उनका प्रयास ये है कि भाई उनसे मत खरीदो, हमसे ले लो, क्योंकि हमें भी माल बेचना है। इसीलिए ट्रंप साहब का जो मैसेज है, ड्रिल बेबी ड्रिल, तो ये जो सवाल है उनको बहुत क्लियरली पता है कि बिजनेस कहाँ है और पैसा किधर से निकालना है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे बात कर रहा था, कि यूएस न्यूक्लियर डील जो है उसमें उन्होंने कहा है कि यूएस डिजाइन न्यूक्लियर रिएक्टर, लार्ज स्केल लोकलाइजेशन ऑफ पॉसिबल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ये पॉसिबल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का नंबर क्यों आया? आप मेरा वो वीडियो देखिए जिसमें ने फ्रांस का एग्रीमेंट साइन जो हुआ है उसकी बात की थी। फ्रांस ने टेक्नोलॉजी दी है स्मॉल एंड लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए। अगर अमेरिका नहीं देगा तो भारत फ्रांस चला जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि मोदी साहब जब अमेरिका गए हैं तो प्लान बी लेके गए कि तुम नहीं दोगे तो मेरे पास अल्टरनेट है, और ये चीज हमें समझनी होगी। साथ ही साथ एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट्स की बात हो रही है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। यही तो अमेरिका नहीं चाहता है कि हम आपको सिर्फ माल देंगे, जिम्मेवारी नहीं लेंगे। हमसे आप मशीनें लो, टेक्नोलॉजी लो, सब कुछ करो, एक्सीडेंट हो गया हमारे पास कुछ नहीं, आप अपनी जिम्मेवारी खुद संभालिए। ये उनका पूरा प्रयास है। अब बात आती है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर। एक और जार्गन हमारे सामने आया है, यूएस इंडिया ट्रस्ट मींस ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशन यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। अब उसमें क्या है, इसको आपको समझना होगा। कैटलाइज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एकेडमिया प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन टू प्रमोट एप्लीकेशन ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन। हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, आप उस पर एप्लीकेशन बिल्ड करो। आप जितनी ज्यादा एप्लीकेशन बिल्ड करोगे उतनी ज्यादा आप मेरी टेक्नोलॉजी की डिमांड करोगे, उतनी ज्यादा मैं आपसे रॉयल्टी या फीस लूंगा। ये है एग्रीमेंट। यहां पे ये नहीं कहा है कि वी विल डू ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक माइक्रोसॉफ्ट से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एक्सेल लिया, या उनका विंडो सिस्टम लिया, अब या जीपीएस सिस्टम्स लिया, या गूगल का मैप लिया, उसके बेस पे आपने ओला, उबर सब कुछ बनाया, वो एप्लीकेशन है। बेस है मैपिंग टेक्नोलॉजी, जीआईएस एंड जीपीएस टेक्नोलॉजी। वो जब आप उनसे लेंगे तो आप पैसा देंगे, फीस देंगे पर कनेक्शन। उनका कहना यही है कि आप एप्लीकेशन डेवलप करो, टेक्नोलॉजी हम देंगे, हमसे आप सब्सक्रिप्शन लो, पैसा दो, हमारी दुकान चलती रहनी चाहिए, आप उसको यूज करिए अपने फायदे के लिए, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन ये नहीं कहा है कि भारत जो नाविक सिस्टम बना रहा है और हमारे पास जो जीपीएस है, हम दोनों मिलके एक इस तरह से कोलैबोरेशन करें कि दोनों वर्ल्ड क्लास बन जाए। ऐसी बात नहीं, इस बात को आपको समझना होगा। आगे चलते हैं। एरिया ऑफ artificial intelligence, semiconductors, quantum, biotechnology, energy space, while encouraging the use of vertical technology vendor, ensuring sensitive technologies are protected. Protected in whose interest? American interest हमारे पास रहेगी, हम तो उनसे लेंगे। जब हम देंगे तो आईपीआर का ध्यान रखना होगा, प्रोटेक्शन का ध्यान रखना होगा, साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा, ये सब आपको करना है। और जब प्रोटेक्शन की बात आएगी तो यहाँ पे बात आ जाएगी डेटा सेंटर को लेकर।
तो वो कहेंगे देखिए आपके यहाँ पे ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हो सकता है, इसलिए हम डेटा सेंटर अमेरिका में ही रखेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना। यूएस रोड मैप फॉर एक्सेलरेटिंग एआई and infrastructure end of the year, identifying constraints to financing, building power connection, large scale US origin AI infrastructure in India with milestones and future action. Large scale US origin AI infrastructure अमेरिका में ही रहेगा, भारत में नहीं क्रिएट करेगा। आप सिर्फ यूज करिएगा, उसको फाइनेंसिंग कैसे करना है, फंडिंग कैसे करना है, कनेक्टिंग, देखिए वर्ड क्या है, कनेक्टिंग लार्ज स्केल यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट स्टैब्लिशिंग इन इंडिया। हम आपको सिर्फ तार लगाने का रास्ता देंगे, भारत में वो सेंटर हम बनाएंगे मिलके, ऐसा नहीं। हमने सर्वर बना दिए, डाटा सेंटर बना दिए, एआई सेंटर्स बना दिए अमेरिका में, आप वहां से कनेक्टिविटी ले लीजिए, पैसा दे दीजिए। बात यहां पे है। तो आप एक व्यापारी से जब बात कर रहे हैं तो आपको यही लैंग्वेज मिलेगी, लेकिन डिप्लोमेसी में इसको ऐसे लिखा जाता है कि एज इफ, बहुत बड़ा एहसान हो गया। एड्रेसिंग द एंड प्रोटेक्शन ऑफ protection and control necessary to protect these technologies and reduce regulatory barriers। अब रेगुलेटरी बैरियर क्या है? रेगुलेटरी बैरियर है कि डेटा सेंटर इंडिया में लगेगा, ये रेगुलेटरी बैरियर है। ये जितनी आईटी कंपनीज हैं, सोशल मीडिया कंपनी है, वो इंडिया में अपना ऑफिस खोलेंगी, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट करेंगी, आपको कोऑपरेट करना होगा साइबर क्राइम में, कि वो नहीं करेंगे। ये सब कानून हमें नहीं चाहिए। हम सिर्फ धंधा करने आए हैं, हमारा माल ले लो, पैसे दे दो, बाकी जिम्मेवारी हमसे मत उम्मीद करो। ये है इस एग्रीमेंट का मतलब। अब आगे चलते हैं, बात आती है इंडस एक्स प्लेटफॉर्म को लेकर। अब इसमें क्या है, इंडस्ट्री एंड एकेडमी पार्टनरशिप फॉस्टरिंग द इन्वेस्टमेंट्स इन स्पेस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज टू मेंटेन इंडिया यूएस लीडरशिप इन इनोवेशन टू मीट 21st सेंचुरी रिक्वायरमेंट्स। अब इनोवेशन पे फोकस तो है, हमारे पास फंड्स कहाँ हैं, हमारे क्या इंस्टीट्यूट्स तैयार हैं, कितने हैं, ओवरऑल ब्रेन इंडियन, मैन पावर इंडियन, आइडियाज इंडियन, एप्लीकेशन अमेरिकन, टेक्नोलॉजी अमेरिकन, बेनिफिट्स अमेरिका। आप सिर्फ यूजर चार्जेस ले सकते हो, बाकी सारा डेवलपमेंट का वर्क उनका रहेगा। ये भी बहुत क्लियर है। अब इसमें भी देख लीजिए कि ट्रस्ट इनिशिएटिव resilient supply chain including the semiconductor, critical advanced material and pharmaceutical। अब इस पूरे में सप्लाई चेन की बात हो रही है। अब ये सप्लाई चेन कहाँ से आएगा, मतलब माल देना और जाना। क्या हम एडवांस मटेरियल रिसर्च कर रहे हैं इंडिया में? बहुत रेयरली, शायद डीआरडीओ या इसरो कर रहा हो, या एक आधी कोई और लैब कर रही हो, मुझे ज़्यादा नहीं पता है। क्रिटिकल मटेरियल हम भी इंपोर्ट करते हैं, वो भी करते हैं। सप्लाई चेन सिक्योर करनी है, आपके पास है मुझे दे दो, मेरे पास है आप ले लो। सही बात सेमीकंडक्टर्स की, अब ये अमेरिका का पूरा फोकस है सेमीकंडक्टर, इसलिए उन्होंने ताइवान को बोला कि हम आपसे माल नहीं खरीदेंगे, आप फैक्ट्रियां यहाँ लगाओ, नहीं तो हम अपना इन्वेस्टमेंट करके अपनी फैक्ट्री लगा देंगे। तो जो ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर बनाती है, वो $10 बिलियन लगा के अमेरिका में नया प्लांट लगा है, क्योंकि $120 बिलियन के आसपास जो ट्रेड होता है ताइवान और अमेरिका के बीच में, उसको भी उनको कम करना है। इसमें और देखिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू एक्सपेंड इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग इन द यूएस फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल एडगेट फॉर क्रिटिकल मेडिसिन, इंक्लूडिंग इन यूएस। हम इंडिया से नहीं लेंगे, आप यूएस में इन्वेस्ट करिए, इंडियन कंपनीज यूएस में इन्वेस्ट करिए, ताकि रॉ मटेरियल वहीं से ही आए, हम इंडिया से नहीं लेना चाहते। इसका मतलब यही है। आगे चलते हैं, फिर बात आती है US also accelerate collaboration in research and development to promote investment across entire critical mineral value chain as well as the mineral security partnership, exploration, beneficiation and processing as well as recycling technology in critical minerals। ये माइनिंग का काम है, आप करें, हमारे पास है, हम कर लेंगे, हमारे पास है, आप देख लीजिए क्या करना है। इसके अलावा यूएस इंडिया प्रोग्राम टू रिकवर एंड प्रोसेस क्रिटिकल मिनरल फ्रॉम हैवी इंडस्ट्रीज लाइक एल्यूमिनियम, कोल, माइनिंग एंड ऑयल्स। तो इसमें भी उन्होंने यही कहा है कि हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते हैं ताकि रॉ मटेरियल हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। ये दोनों रॉ मटेरियल हैं। जब मिनरल सिक्योरिटी की बात आती है, ये रॉ मटेरियल्स है, ये फिनिश्ड गुड्स नहीं है। तो रॉ मटेरियल में ट्रेडिंग मार्जिन क्या होता है? जो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस है वही है, आपको कुछ आईपीआर तो है नहीं इसमें। अगर लिथियम की प्राइस दुनिया में मान लीजिए 100 रुपए ग्राम है, तो सबके लिए 100 है।
आप 105 मांगेंगे, वो कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ले लेते हैं, तो आपके पास फायदा क्या। तो ये जितना भी एक्टिविटी है ये एक्चुअली रॉ मटेरियल सप्लाई चेन की एक्टिविटी है, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन कुछ तो सीखने को मिलेगा, इसमें बुराई भी नहीं है कि हम जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो कुछ तो बेहतर है। इसी तरह से हम पूरे सिस्टम के अंदर स्पेस को लेकर नासा इसरो का जो पुराना एफर्ट चल रहा है वो जारी रहेगा, और फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट को हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजना चाहते हैं, ये एक विश लिस्ट है। द लीडर्स कमिटेड, नाउ इंपॉर्टेंट चीज, further commercial space collaboration through industry engagement in conventional emerging areas such as connectivity। अब आप एलन मस्क का प्रोजेक्ट देखिए, ये वो है। कनेक्टिविटी मींस टेलीकॉम, जो उनका काम है। एडवांस स्पेस फ्लाइट, ये भी एलन मस्क। सैटेलाइट एंड स्पेस लॉन्चेस, ये भी एलन मस्क। स्पेस सुटेबिलिटी, स्पेस टूरिज्म, एडवांस स्पेस मैन्युफैक्चरिंग, ये सब काम एलन मस्क की कंपनी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि एलन मस्क की कंपनियां भारत में इसरो या भारत की कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करे और भारत का बाजार भी उनको मिले। पूरा क्लियर फोकस एजेंडा है। यूएस साइंस फाउंडेशन and several science agencies to enjoy joint research in the areas of semiconductor, connected vehicle, machine learning, next generation telecom, intelligent transport system and future biomanufacturing। अब ये एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। अब सवाल इस बात का है, भारत की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेंगी, या घूम के फिर हम वहीं चले जाएंगे कि साहब ये 5 IIT हैं, इनके साथ आप काम कर लें। जब तक हम यहाँ पे इस तरह के 100 इंस्टीट्यूट नहीं क्रिएट करते, ये जो इनिशिएटिव्स हैं अलग अलग देशों के साथ, इसका ग्राउंड लेवल पे इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड है। ये बात हमें समझनी होगी, और साथ ही साथ प्राइवेट पार्टनरशिप भी बहुत जरूरी है। अब हम आगे बात करते हैं एक्सपोर्ट कंट्रोल को लेकर। टू एड्रेस एक्सपोर्ट कंट्रोल, एनहांस हाई टेक्नोलॉजी कॉमर्स, रिड्यूस बैरियर टू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, आवर टू कंट्रीज विल एड्रेस टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। अब टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी किसको करनी है? टेक्नोलॉजी उनको देनी है, हमको लेनी है, सिक्योरिटी हमारी जिम्मेवारी। इस बात को समझना होगा। कॉमन चैलेंज ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस इन एक्सपोर्ट कंट्रोल बाय थर्ड पार्टी सीकिंग, एक्सप्लॉइटिंग ओवर कंसंट्रेशन ऑफ क्रिटिकल सप्लाई मटेरियल, ये दोनों के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल प्रॉब्लम है तो सबके लिए प्रॉब्लम है। फिर बात आती है क्वाड की, इसकी चर्चा मैं अलग से करूंगा कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्या होगा। एक और जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जो हमेशा मैं कहा हूं कि इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल है, जो कॉरिडोर है इंडिया टू अमेरिका, वाया मिडल ईस्ट, इजराइल, इटली होते हुए आप यूरोप, यूरोप से अमेरिका, ये जो कॉरिडोर है, ये अमेरिका का जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए है, और ये G20 में इसकी बात हुई थी। मुझे लगता है ये प्रोग्रेस आगे बढ़ेगी। उसके अलावा 50,000 किलोमीटर का जो डिजिटल हाईवे है, ये मेटा मींस फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है वो इन्वेस्ट करने को तैयार है। ये $multi-million मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है, इस पे काम होगा। और उन्होंने कहा है कि इंडिया इंटेंड टू इन्वेस्ट इन मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड फाइनेंसिंग। टेक्नोलॉजी उनकी, ओनरशिप इनकी, आप मेंटेनेंस पे खर्चा करिए क्योंकि आप भी इस्तेमाल करेंगे, और रिपेयरिंग वगैरह में आप खर्चा करिए, फाइनेंसिंग भी आप करिए, ओनरशिप वहां है। क्या मेटा और रिलायंस मिलके ये केबल में जॉइंट ओनरशिप नहीं ले सकते, या BSNL या मेटा जॉइंट ओनरशिप नहीं ले सकते? सवाल इस बात का है जिसके लिए शायद वो तैयार नहीं होंगे। अब हम आगे की बात करते हैं। बात आती है टेररिज्म को लेकर। पाकिस्तान जो मुंबई में अटैक हुआ, पठानकोट में अटैक हुआ, उसको लेकर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है तबूर राना का एक्स्ट्राडिशन। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है ऑन सिक्योरिटी फ्रंट। अब बात आती है ओवरऑल कि साहब जो इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं वो अमेरिका में हर साल $8 बिलियन खर्चते हैं, और इससे अमेरिका को फायदा होता है। तो स्टूडेंट्स आप भेज दीजिए, वर्कर्स मत भेजिए। स्टूडेंट्स भेजिए, वो हमारे यहाँ पढ़ें, वापस इंडिया आए, वहां ना रुकें। ये उनका कहना है कि हमें इस $8 बिलियन में इंटरेस्ट है जो इंडियन पैसा अमेरिका पहुंचता है वाया स्टूडेंट्स। रिवर्स नहीं होना चाहिए, अमेरिका से $8 बिलियन इंडिया नहीं आना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए जो टैलेंट फ्लो है और मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स हैं, इसको इस तरह से देखिए कि म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल एकेडमिक कोलैबोरेशन इन फोस्टरिंग इनोवेशन
इम्प्रूव्ड लर्निंग आउटकम, डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, ये सब हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है पार्टनरशिप। अब इंडिया के कितने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई हम जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको कहेंगे कि आप काम करें और इलीगल इमिग्रेंट्स नेटवर्क, ऑर्गेनाइज सिंडिकेट्स, नार्को टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म ट्रैफिकिंग, सेफ्टी ऑफ पब्लिक एंड डिप्लोमेटिक सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन सब पे जहाँ पे सिक्योरिटी के मुद्दे हैं वहाँ हम कोऑपरेट करेंगे। अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये एक एरिया ऑफ कोलैबोरेशन ज़रूरी है। और लास्ट में उन्होंने यही कहा कि हम हाई लेवल एंगेजमेंट जारी रखेंगे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, एम्बिशियस विजन फॉर इंडिया यूएस पार्टनरशिप, ताकि दोनों देश तरक्की कर सकें। ये है पूरा घोषणा पत्र मोदी साहब की विजिट के बाद। आप बताइए दोस्तों, इस घोषणा पत्र में भारत को क्या मिला, अमेरिका को क्या मिला, आने वाले दिनों में क्या होगा? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया और इसीलिए जब तक आप इसको समझेंगे हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो जाएं, चाहे वो एरिया ऑफ कोलैबोरेशन है, डिफेंस है, एजुकेशन है, टीचिंग, बहुत सारे एरियाज। आपको लगता है कि कहाँ पे इंडिया का अपर हैंड है इस पूरे एग्रीमेंट में, कहाँ भारत डोमिनेट कर रहा है इस पूरे अंडरस्टैंडिंग में, वो पॉइंट आप मुझे बताइए। मैंने आपको एग्जैक्ट ये डाउनलोड बता दिया है। आप चाहें तो इंटरनेट पे जाके भारत सरकार की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको बारीक पॉइंट जो कहते हैं फाइन प्रिंट्स पढ़ लीजिए और फिर बताइए कि इस पूरे अंडरस्टैंडिंग में भारत का अपर हैंड कहाँ है, भारत को कौन से एंगल से फायदा हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे मीडिया हाउस कह रहे हैं इज अ ग्रेट विजिट, ग्रेट समथिंग। हाँ, ग्रेट विजिट है, दोस्ती जरूरी है, लेकिन धंधा किधर है, व्यापार किधर है, कमाई किधर है, ये जानना भी जरूरी है। स्ट्रैटेजिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, कंट्री टू कंट्री जरूरी है, लेकिन क्या इससे भारत की इकोनॉमी सुधरेगी, रोजगार बढ़ेगा? सवाल इस बात को लेकर। कौन से क्षेत्र में भारत का अपर हैंड है इस पूरी अंडरस्टैंडिंग में, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।